हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचटीडी जीएस स्मार्ट। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के समाप्त होने तक इस वीडियो में जितना भी बताया गया है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो इसी वीडियो में कंटेंट पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड है, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल, हम इसमें राष्ट्रपति को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। राष्ट्रपति का एक पद होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, यह देश का औपचारिक प्रमुख होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। तो राष्ट्रपति का जो पद है ब्रिटेन से लिया गया। जैसे ब्रिटेन में महारानी होती हैं, जितना पावर महारानी का ब्रिटेन में होता है उतना ही समकक्ष भारत में राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति हमारे देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख नहीं। तो हम देखते हैं आर्टिकल हमारा 52 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति, हमारे संविधान में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो हम आगे देखते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। ये बात आर्टिकल 53 में बताया गया है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद सभी कार्य किए जाते हैं। देश में कोई भी काम हो, जैसे विदेश से कोई संबंध हुआ, कोई डील हुआ, सभी काम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किए जाते हैं। जैसे अगर संसद से कोई कानून बनाना है, कोई अगर कानून बनाना है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तब तक वह जो संसद से जो बिल पास होगा वो कानून नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है, एग्जीक्यूटिव का जो रियल चीफ होता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि यही तय करता है कि कौन सा कानून बनेगा, कौन सा क्या अप्लाई होगा। राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिए होता है, इसीलिए इसको औपचारिक प्रमुख माना जाता है। प्रेसिडेंट को इसलिए औपचारिक प्रमुख माना जाता है, और जो वास्तव में जो पूरी शक्तियाँ हैं, जो पावर है, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। फिर अगला हम आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल हमारा 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम इन जितने भी वर्ड हैं, जैसे एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल, अनुपातिक पद्धति, प्रेफरेबल सिस्टम एंड अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट मेथड से गुप्त मतदान होता है। तो इन सभी वर्ड को अभी हम एक एक करके एलोबरेट करेंगे। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, या फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन इंक्लूड होता है, कौन कौन शामिल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे केंद्र में पार्लियामेंट होता है कि कौन संसद होता है। संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ वही प्रतिनिधि भाग लेते हैं कि जो क्या निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्योंकि लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, टोटल इस समय लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 निर्वाचित सदस्य हैं, और दो सदस्य कौन है? 2 सदस्य मनोनीत सदस्य हैं, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन क्या है, आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा की, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। पहले तो ये हो गए। फिर हम राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा में अगर हम देखते हैं तो टोटल कितना 245 सदस्य हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि 12 सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति चयन करता है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इससे क्लियर हो गया क्योंकि ये 12 सदस्य चयन होते हैं, इनका मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात जो 233 सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यसभा की, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये विधानसभा। अब हम आ जाते हैं राज्य में। राज्य में हम देखते हैं हमारा होता है विधानमंडल। विधानमंडल में 2 हाउस होते हैं, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होता है। इसी कारण, क्योंकि अगर सभी राज्य में नहीं है, तो अगर कुछ विशेष राज्यों में विधान परिषद है, अगर विधान परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कर दिया जाएगा तो अन्य राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, इसीलिए विधान परिषद को अलग रखा गया है। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब समझ में आ गया कौन कौन, अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन कौन चुनाव में भाग लेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली,
और पुडुचेरी के, जहाँ पर केंद्र शासित जहाँ पर विधानसभा है वहाँ के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अनुपातिक पद्धति क्या होता है। जैसे कि उसमें बताया गया एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुपातिक पद्धति क्या है, प्रेफरेबल वोट क्या है, प्रेफरेबल वोट क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुपातिक पद्धति। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें बताया गया है कि इस पद्धति के द्वारा चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार को वोट वरीयता के क्रम में दिया जाता है, प्रेफरेंस के क्रम में। जैसे मान लो सपोज डेट यहाँ पर 3 प्रतिनिधि हैं, 3 प्रत्याशी हैं, A B C। यहाँ पर हम देखते हैं तो जब 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनको मान लो 4 लोग इनको वोट देने आए, 4 सदस्य इनको वोट देने आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले सदस्य, यहाँ पर जो सदस्य दे रहा है उसको जितने प्रत्याशी खड़े हैं 2 3 4 5 जितने खड़े हैं उन सभी को वोट देना पड़ेगा, लेकिन वरीयता के क्रम में। मतलब वो पहले ये देखेगा कि सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन सा है, जो सबसे अच्छा होगा उसको पहला स्थान देगा। तो जैसे ए वाले को इसने सोचा कि ये सबसे अच्छा है तो इसको पहला स्थान दे दिया, बी वालों को देखा ये भी इसके बाद यही सही है इसको दे दिया, सी वालों की सोचा सबसे खराब है इसको लास्ट अंक देते हैं इसलिए 3 दे दिया। अब दूसरा प्रतिनिधि आया वोट देने, तो यहाँ पर पहला राष्ट्रपति जो ए है इसको देखा, राष्ट्रपति प्रतिनिधि, तो उसको देखा तो उसको लगा कि ये सही नहीं है तो इसको इसने तीसरा अंक दे दिया। फिर ये देखा कि फिर इसने देखा कि बी वाले में कि देखा कि बी वाला इसको सबसे अच्छा लगा, सबसे ईमानदार है प्रत्याशी है, इसी को पहला उसने दे दिया, पहला स्थान इसको दे दिया। सी वाले को सोचा कि इससे ए से बेहतर है इसलिए इसको दूसरा अंक दे दिया। फिर ऐसा तीसरा प्रत्याशी आया, पहले ए वाले को पहला स्थान दे दिया, बी वाले को तीसरा दे दिया, सी वाले को दूसरा दे दिया। फिर चौथा ऐसे आया, पहला दे दिया, दूसरा दिया, तीसरा दे दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी गणना कैसे होगी वोट की। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें, अब हम देखेंगे अगर इसको हम गणना करते हैं वोट को कौन इसमें जीता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला प्रेफरेंस पहले स्थान पे कितना मिला है। तो पहले ए वाले को देखते हैं, ए वाले को 4 प्रत्याशी में से कितने लोगों ने पहला स्थान दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रत्याशी ने दिया है, दूसरा नहीं देकर तीसरा दिया है, चौथा दिया है। मतलब एक पहला प्रेफरेंस देने वाले 3 प्रत्याशी हैं, कितने हैं 3 हैं, यहाँ पर हम 3 देख लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बी वाले में, तो बी वाले में हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रत्याशी कितना है, प्रथम प्रेफरेंस देने वाले कितने प्रत्याशी, सिर्फ 1 है, यहाँ पर देखते हैं 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जितने लोग ज़्यादा पहला प्रेफरेंस किसको दिए हैं, ए वाले, जो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं ए वाले को दिया है। यहाँ पर हम देखें सबसे ज़्यादा पहला प्रेफरेंस ए वाले को मिला है। इस तरह हम देखते हैं कि ए वाला ये चुनाव में जीतेगा क्योंकि इसको ज़्यादा लोगों ने प्रेफरेंस दिया है, इन लोगों को दूसरे तीसरे स्थान पर रखा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपातिक पद्धति द्वारा यही होता है कि वोट जो प्रत्याशी वोट देगा वो प्रेफरेंस के हिसाब से देगा, वरीयता के क्रम में वोट दिया जाता है। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आगे बताया गया है एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल। इसका अर्थ क्या होता है हम देख लेते हैं, एकल संक्रमणीय मतलब। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें बताया गया है कि इसमें सबसे कम प्राप्त उम्मीदवार के वोट को सबसे अधिक प्राप्त उम्मीदवार की वोट में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अर्थात इसका मतलब समझो, देखो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ जैसे इस सारणी में बताया गया है कि यहाँ तो ये प्रत्याशी ए जीत गया क्योंकि प्रथम स्थान पर उसको प्रेफरेंस देने वाले 3 लोग थे, 1 2 3। और यहाँ पर हम दूसरे में देखते हैं ये था, लेकिन हम तीसरे में देखते हैं कोई नहीं था, ये एकदम रिजेक्ट है। क्योंकि सपोज डेट मान लो यहाँ पर भी इसको एक यहाँ पर 1 मिल गया, पहला प्रेफरेंस इसको मिल गया, इसको सेकंड मिल गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला प्रेफरेंस इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, यहाँ पर भी एक मतलब 2 इसको पहला प्रेफरेंस मिला है, 2 इसको मिला है। लेकिन तीसरे वाले देखते हैं हम प्रेफरेंस कोई पहले स्थान पर प्रेफरेंस कोई नहीं दिया, तो इस तरह हम देखते हैं ये पूरा रिजेक्ट हो गया, ये बाहर निकल गया। तो इनका जो वोट है एकल संक्रमणीय मतलब यही होता है जो पहले चरण की मतगणना में जो बाहर निकल जाता है, जो हार जाते हैं, उनके वोट को बराबर बराबर ए और बी वाले जो 2 सदस्य बचे हैं उनके में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल। तो सिंगल, आई होप कि आप लोग सिंगल एकल संक्रमणीय को समझ गए होंगे। तो फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है प्रथम चरण की मतदान। इसमें बताया गया है इसमें उम्मीदवारों की प्रथम चरण की वरीयता सूची गिनी जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम चरण, जैसे मान लो यहाँ गिना गया तो यहाँ पर मान लो 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं जब पहला प्रेफरेंस इसको 1 और 2 मिला है तो यहाँ पर 2 हो गया, इसको देखते हैं 1 और 2 इसको भी यहाँ मिल गया है क्योंकि यहाँ 2 हट गया है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको भी 2 मिल गया। अब पहला प्रेफरेंस ये हो गया कि पहली बार जब इसका काउंटिंग किए तो 2-2 बराबर है और ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसका प्रेफरेंस पहले है नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया, तो ये पहले चरण का मतदान हो गया। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर दोनों लोग बराबर पा गए, फिर से काउंटिंग होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरे स्थान पर कौन ज़्यादा पाया, मतलब दूसरी वरीयता किसको ज़्यादा दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज डेट यहाँ मान लो कि इसको मिल गया 2, यहाँ मिल गया 2 और इसको मिल गया यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको फर्स्ट वाले ए को मिला है सिर्फ 2 नंबर वरीयता, 1 लोग ने दिया है, कितना 1 लोगों ने। और यहाँ पर हम देखते हैं 2 नंबर वाले
सेकंड स्थान पर प्रेफरेंस कितने लोग दिया है, 1 और 2। तो यहाँ पर देखते हैं तो अगर देखा जाए तो इसको सेकंड स्थान पे इसको ज़्यादा लोगों ने प्रेफरेंस किया है। इस तरह से जो बी वाला प्रत्याशी रहेगा ये राष्ट्रपति बनेगा। इसी को कहते हैं कि द्वितीय चरण का मतदान। क्या कहेंगे, द्वितीय चरण का मतदान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कि द्वितीय चरण का मतदान क्या है। प्रथम चरण में मत बराबर होने पर, क्या बता रहा है कि प्रथम चरण में मत बराबर होने पर द्वितीय चरण के मतदान होता है। हमारे अब तक एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका निर्वाचन द्वितीय चरण के मतदान से हुआ था। पहले चरण जब किया गया तो 2 लोग थे, दोनों को बराबर आ गया था, इसलिए इनका जब ये राष्ट्रपति बने इनको द्वितीय चरण का मतदान इनका हुआ। तो वो कौन थे, बीबी गिरी। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण का मतदान हुआ था। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि जो आम जनता होती है वो डायरेक्ट जाकर राष्ट्रपति को निर्वाचन तो देते, वोट देते नहीं है। वोट कौन देता है, हम लोग जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो प्रतिनिधि हमारे लिए राष्ट्रपति चुनते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या, जैसे हमारे यहाँ अपने क्षेत्र से हम सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। तो ये जो विधायक को इलेक्ट किए, ये सांसद को जो हमने निर्वाचित किया, ये लोग संसद में जाकर, विधानमंडल में जाकर वहाँ ये लोग वोट देकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट देती नहीं है, इसीलिए कहा जाएगा क्या, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संसद कौन कौन होता है निर्वाचन मंडल में। संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के कौन से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य निर्वाचित सदस्य, और जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते। और इधर अगर हम राज्य में आ गए तो यहाँ पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और हम केंद्र शासित प्रदेश में अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन, जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री या फिर वहाँ के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे दिल्ली, कौन कौन सा है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, जो अब नया बना है जम्मू कश्मीर, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नोट ध्यान दीजिए, संसद के राष्ट्रपति द्वारा क्या, संसद के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य तथा विधानमंडल के विधान परिषद के सदस्य द्वारा मतदान में भाग नहीं लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो संसद में मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो एमएलए और एमपी, मतलब विधायक और सांसद जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं, उनके एक वोट का कितना मूल्य होता है, मतलब एक वोट का कितने लोग की वोट के बराबर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं अगर एक एमएलए के वोट का वैल्यू, मतलब एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब अर्थात एक विधायक के वोट का वैल्यू कितना होता है, राज्य की कुल जनसंख्या, कितना, राज्य की कुल जनसंख्या बटे अपॉन राज्य के एमएलए की संख्या, राज्य के कुल विधायकों की संख्या इंटू 1000, कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा उतना एक एमएलए के वोट का वैल्यू होता है। अब हम देखते हैं एक एमपी के वोट का वैल्यू, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एक सांसद के वोट का वैल्यू हम जब देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि कुल एमएलए का वोट कितना, जितने तुम्हारे एमएलए हैं, जितने विधायक हैं उनका, बटे कुल एमपी का वोट, ये दोनों करके सॉल्व कर लो, जितना आएगा वो उतना एक एमपी के वोट का वैल्यू होगा। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या होती है। जब कोई भी प्रत्याशी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाता है तो उसे चुनाव लड़ने से पूर्व, इलेक्शन लड़ने से पूर्व उसे राष्ट्रपति उम्मीदवार को, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है, उसे 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा करना होता है, जिसे जमानत राशि कहते हैं। वो 15,000 राष्ट्रपति के पास जमा कर देता है चुनाव लड़ने से पूर्व। यदि जब यह चुनाव हो जाता है, यदि उस प्रत्याशी को कुल मतदान का 1/6 वोट नहीं मिलता, अगर 1/6 मान लो 1/6 वोट नहीं मिला, कितना, 1/6 वोट अगर उस प्रत्याशी, जो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी अगर उसको नहीं मिलता, तो जो आरबीआई है उसके 15,000 को जब्त कर लेगी। 15,000 रुपये जमानत राशि है उसको जब्त कर लेते हैं। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति की जमानत राशि। आगे हम देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड। चलिए फिर क्वेश्चन को, क्विज को अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का औपचारिक प्रमुख कौन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन में दिया गया है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को वीडियोस ध्यान से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आई होप आप लोगों ने सही टिक लगाया होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा कि भारत का औपचारिक प्रमुख कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक प्रमुख कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होता है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से किसके हस्ताक्षर से बिल कानून बन जाता है। जब संसद से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो बिल रहता है, जब उसको जाकर कौन हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड में दिया गया प्रधानमंत्री, थर्ड में दिया गया है राष्ट्रपति, और फोर्थ में दिया गया नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग वीडियो सही से ध्यान से देखे होंगे तो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऑप्शन सही टिक किए होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कौन सा है, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो कोई बिल कानून बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि
विधान परिषद के सदस्य, सेकंड में दिया गया लोकसभा के मनोनीत सदस्य, और थर्ड लोकसभा के मनोनीत सदस्य, और थर्ड में दिया गया राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद फोर्थ में दिया उपरोक्त में सभी सही है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर एलिमिनेट हम प्रोसेस से मेथड से हम इसको एलिमिनेट करते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। सेकंड देखते हैं लोकसभा के मनोनीत सदस्य, इसमें स्पष्ट पहले ही बता दिया गया है कि जो निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा या फिर विधानमंडल के, ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। थर्ड है ऑप्शन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो थर्ड है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो यहाँ पर क्या था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, और यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें दिया गया है। कौन दिया है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। और फिर सेकंड ऑप्शन दिया गया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, थर्ड दिया गया राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, फोर्थ दिया केवल 1 और 2 सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो चुनाव में भाग लेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेंगे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य तो नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट है वो भाग लेता नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जो है केवल 1 और 2 सही है, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दूसरे चरण के मतदान से बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि नीलम संजीव रेड्डी, सेकंड में दिया गया है बीबी गिरी, थर्ड में दिया गया है मोरारजी देसाई, और फोर्थ में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आई होप आप लोग सही टिक किए होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बीबी गिरी जो राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे इसका सेकंड पार्ट लेकर। थैंक यू।